तो हेलो बच्चों, आज दूसरे सीरीज के साथ में लौट चुका हूँ। देख ही रहे होगे डी ब्लॉक पढ़ाना है। पर आज बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, हम फटाफट करेंगे। आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, पर मेरी स्पीड आज 2x ही रहने वाली है। बढ़िया करके पढ़ेंगे, आज ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो अगर मैं तुम्हारे पहले टॉपिक की बात आज करूं, है ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक सरल टॉपिक पढ़ाता हूँ कि सॉफ्ट मेटल्स क्या होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स क्या होते हैं? तो वो हर मेटल सॉफ्ट होता है, वो हर मेटल सॉफ्ट होगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होंगे वो सब क्या होंगे? सॉफ्ट। आपको पता है पूरी ट्रांजिशन सीरीज में 3 ही नॉन ट्रांजिशन होते हैं, मतलब पूरे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। पहला कौन? Zn। दूसरा क्या? Hg। तीसरा क्या? Cd। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहला वाला लेक्चर देखे, उसमें हमने Zn, Hg और Cd को डिस्कस करा है भैया। हाँ, सॉफ्ट मेटल्स वो होते हैं जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोले तो Zn, Hg, Cd क्या होगा? सॉफ्ट मेटल के अंदर आएगा। तो अगर मैं बात करूं, यही क्वेश्चन मिल जाएगा सॉफ्ट मेटल का। अभी हम लोग सब क्वेश्चन सीरीज में करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हो गया है सॉफ्ट मेटल्स जिसमें क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है? सॉफ्ट मेटल। जल्दी से आप लोग बाबू अगला टॉपिक करते हैं। अगर मैं बात करूं तुम्हारे सामने मैग्नेटिक बिहेवियर की, और ये नोट्स बहुत एफिशिएंट है, 5 दिन में डी ब्लॉक पूरे क्वेश्चन के साथ करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो कोई भी सब्सटेंस 2 ही मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। एक होता है डायमैग्नेटिक। अरे तुमको सब आता है भैया, बस हम एक जगह पे कंसाइज कर रहे हैं उसको। डायमैग्नेटिक। दूसरा होता है क्या? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं डायमैग्नेटिक बोलूं तो जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या कह देंगे? डायमैग्नेटिक। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या देंगे? क्या? पैरामैग्नेटिक। जैसे मैं बना के दिखाता हूं। मैंने बोला कोबाल्ट में डी का कॉन्फ़िगरेशन 7 है, तो मैंने डी में 5 डब्बे बनाए। आप भी ऐसा ही करेंगे। आप 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो तुम देख पा रहे हो कि पहले के ये वाले तो पेयर में है, एक ये और एक ये क्या है? अनपेयर्ड। तो इसका कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मेरे ख्याल से तुम समझ चुके होंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर बोले तो डायमैग्नेटिक, बोले तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आता है, जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ये शायद हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में भी, बस एक स्नैपशॉट रिवीजन। अंडर रूट n+2 है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट होती है bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिसको ये नहीं आएगा, पहले लेक्चर में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, एक बार देखेंगे। मैंने तो रिवीजन के तौर पे पढ़ा दिया जल्दी से। आज मैं तुम्हें तीसरी चीज बताता हूं जिसको हम कहते हैं कलर इन अ कॉम्प्लेक्स। कलर इन अ कॉम्प्लेक्स। कलर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है सर। कलर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। तो कलर इन अ कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन करेंगे इसे, हमेशा याद रखना। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही कलर दिखाएगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसमें कोई कलर भी नहीं होगा सर। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ही कॉम्प्लेक्सेस कलर दिखाएंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो बिल्कुल भी कलर नहीं दिखाने वाले बच्चों। तो क्या चीज? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो कलर आज से याद रखेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ एक Sc3 पॉजिटिव, है ना, और एक लिख लेता हूँ Cu पॉजिटिव। इनमें से किसके पास कलर नहीं है और किसके पास कलर है? तो सबसे पहले तो मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ Sc का। Sc का कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना? 18 आर्गन। जिसने नहीं करा है पहले लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन लिखना तक सिखाया है यहाँ भैया। 4s2 3d1। और कॉपर का अगर लिखूं तो 18 आर्गन भैया क्या
4s0 3d10 3d10। तो अगर मैं बात करूं किसकी, 3 पॉजिटिव की, हाँ वैसे इसमें पहले एक होता है, अगर तुमको अच्छे से ही दिखाना है तो क्या चीज, 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। दो पहले हमेशा एस से निकलेगा, हाँ सर एस से निकाला, एस में 0 हो गए, डी में से एक निकाल दिया, इसमें भी 0 क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, Sc3 पॉजिटिव कितना 0 हो गया। अगर Cu पॉजिटिव की बात करें तो एक निकालना है भैया, पहले किससे निकालू, 4s से या 3d से, 4s से पहले निकलता है इलेक्ट्रॉन हमेशा, यहाँ से निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया 0। अब मुझे बताओ किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सर इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कॉपर पॉजिटिव में भी अगर मैं देखूं डी में 10 है, और अगर तुम D10 भरना चाह रहे हो तो D10 भर के भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, मतलब Sc3 पॉजिटिव में भी कलर नहीं होगा, Cu पॉजिटिव में भी कलर नहीं होगा। पर अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कॉपर 2 पॉजिटिव का लिखूं, कॉपर 2 पॉजिटिव का, तो भैया कॉपर 2 पॉजिटिव में 3d9 हो जाएगा ना। अब भर के देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ देखो भैया कहाँ है, ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भैया पक्का पक्का ये क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड या फिर नॉन कलर्ड, तो भैया सिंपल, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो नॉन कलर्ड या अनकलर्ड माना जाएगा। कहानी समझ गए हैं पक्का, ठीक है भैया, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्वेश्चन साथ में लगाएंगे, मजा आ जाएगा सर। अगर मैं बात करूं किसकी, जिसने पहली वीडियो देखी है वो पक्का पक्का, जिसने नहीं देखी है बच्चों प्लीज पहली वीडियो देखिए, 2 वीक्स में देखिए, 40 मिनट की 20 मिनट में कवर हो जाएगी, दूसरे लेक्चर में तुमको मजा आ जाएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो मैंने कोई एटम्स बनाए मेटल के, 1 2 गोले 3 4 ऐसे एटम्स हैं, ये डी ब्लॉक के कोई मेटल के कोई एटम्स है सर, ये डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट के कोई मेटल्स है ना सर। अब मेरे को बताओ क्या इसके बीच में तुम्हें खाली जगह दिख रही है, इन्हीं को कहते हैं वॉइड स्पेसेस, वैकेंट स्पेसेस, या इन्हीं को कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स, इन्हीं का नाम होता है क्या, इंटरस्टिशियल साइट्स, वैकेंट साइट्स। क्या इसमें कोई छोटे साइज का एटम नहीं घुसा सकते हो, घुसा देते हो, छोटे साइज का एटम ये घुसा दिया, छोटे साइज का एटम, छोटे साइज का एटम नहीं घुसा दिया भैया, है ना। तो भैया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सम कंपाउंड्स है ना आर डोप्ड या मिक्स्ड विथ स्मॉल साइज एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इनके साथ डोप करके इनका जो वैकेंट स्पेस होता है वो भर दिया जाता है ना, इन्हीं कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बोली आप यही लिख देना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्वेश्चन के साथ आप देख लेंगे, डेफिनेशन वाली कोई भी चीज इसमें नहीं आती। पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने की सर जरूरत क्यों पड़ी, कुछ तो जरूरत हुई होगी तभी तो बनाया होगा। तो भाई वो सिंपल सी बात याद रखना, ये ज्यादा हार्ड होते हैं, मोर हार्ड, पहली चीज याद रखेंगे, मोर हार्ड। दूसरी मोर कंडक्टिव, सर हार्ड तो समझ आ गया क्योंकि बीच में कोई स्पेसेस में चीजें भर चुकी हैं, तो अब ज्यादा आइटम्स आ चुके हैं तो चीज हार्ड बन जाएगी। मोर कंडक्टिव कैसे, अब ये देखो, तुम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन गए, अब इसके बाद एक और पाथवे जो पहले नहीं था, पहले यहाँ पे कोई एटम नहीं था पर अब एक एटम आ चुका है, तो यहाँ से भी अब इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो भैया ज्यादा कंडक्टिव हुआ या नहीं हुआ, हुआ, है ना। भैया बात करते हैं, अगर ज्यादा एटम्स आ गए हैं तो इसको गर्म करने पे क्या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एटम्स ज्यादा आ गए हैं तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना पिघलाने के लिए, पहले कम एटम्स थे कम एनर्जी दी, अब एटम्स बीच बीच के वॉइड स्पेसेस पे भी आ चुके हैं तो ज्यादा हीट लगेगी, बोले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई
मेल्टिंग पॉइंट। पर एक बहुत खूबसूरत बात याद रखना, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो क्या चीज, नॉन रिएक्टिव, या फिर आप लिख सकते हो नॉट केमिकली रिएक्टिव। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई होगी। एक स्नैप मारो जल्दी से। पक्का पक्का आ चुका है वो, आओ बात करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं तुम लोगों से थोड़ी सी मेल्टिंग पॉइंट की। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं डी ब्लॉक में और सेट कवर होते हैं बेटा, पूरे क्वेश्चंस लगेंगे अभी देखना। बात करना चाहता हूं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तुमसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया, तो मैं बोलूंगा एक चीज ध्यान से देखते हैं, कुछ सोचना। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बहुत तगड़ी बॉन्डिंग नहीं करेंगे आपस में? मेरे पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बॉन्डिंग होगी? नहीं। मेरे पास भी है, उसके पास भी है, कोई बॉन्डिंग नहीं। मेरे पास भी अनपेयर्ड मतलब कमी, उसके पास भी अनपेयर्ड मतलब उसके पास भी कमी, तो हम आपस में बॉन्डिंग नहीं करना चाहेंगे। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि डी ब्लॉक में बॉन्डिंग हो रही है। तो डी ब्लॉक मेटल्स आर ऑलवेज मेटल्स इन नेचर, बोले तो मेटेलिक इन नेचर होते हैं सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। तो भैया हम साफ साफ बोलेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड्स। पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड किसमें होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आप हमेशा ये बात याद रखना, आप कभी किसी लॉजिक में, एक लॉजिक नहीं, ये तीन लॉजिक एक साथ चल गए हैं भैया, अभी देखना क्वेश्चन में सब में यही काम आएगा। जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होंगे। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कब होंगे सर, जब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मीन्स मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साफ साफ कह रहा हूं सर, जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बॉन्डिंग भी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। कहानी समझ गए? मतलब अगर आपके पास दो एलिमेंट आए और बोला गया इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो तुम कुछ मत करना, तुम बस इलेक्ट्रॉन देख लेना कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी। मुझे बताओ, अच्छे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना भैया, टूटेंगे ही नहीं बॉन्ड, तो और एनर्जी दी, टूटे ही नहीं बॉन्ड और एनर्जी दी, तो भैया ज्यादा एनर्जी देने की वजह से होगा क्या, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो सिंपल सी बात, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग का एक ही रीजन होता है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया हमेशा याद रखेंगे, जिसके बाद ज्यादा अनपेयर्ड, बोलो सब मेरे साथ, सब बोलोगे मेरे साथ, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी बॉन्डिंग अच्छी, बॉन्डिंग अच्छी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। जल्दी से इसका स्नैप लो, फिर बात करते हैं। एक और छोटी सी चीज यहीं पर बता दे रहा हूं, आप लोग उसको ऊपर पे नोट कर लेना। एक चीज होती है कैटलिस्ट, और यहां सवाल आता है हु आर गुड कैटलिस्ट, अच्छे कैटलिस्ट कौन, तो जिनका भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ, Mn का +2 से +7। भैया स्कैंडियम सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं कितना, +3। पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूं भैया। कॉपर ही एक इकलौता एलिमेंट होता है जिसका +1 ऑक्सीडेशन होता है, और किसी का भी नहीं होता। स्कैंडियम का सबसे स्टेबल +3 याद रखेंगे भैया। किसका 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 किसका, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैग्नीज का प्लस कितना होता है, 7 होता है भैया। कैटलिस्ट वो अच्छा होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्या कहानी समझ आ चुकी है? पक्का 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 आ गई। हमने मेल्टिंग पॉइंट कवर कर दिया भैया, हमने सॉफ्ट मेटल कवर कर दिए, हमने मैग्नेटिक बिहेवियर कवर कर दिया है, हमने कलर कवर कर दिया है, हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कवर कर दिए हैं, हमने कैटलिस्ट कवर कर दिया है। और अब एक लास्ट चीज और जो मैं बताने जा रहा हूं आज की, जिसको हम कहते हैं एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स, ये जब क्वेश्चन आता है ये दो तरीके से आ सकता है। या तो आपसे बोल देंगे
डी ब्लॉक में कौन सी ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं और कौन सी क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। पहला सवाल, या तो आपको 4-5 कंपाउंड दे देंगे ऑक्साइड्स के और बोलेंगे इनमें कौन एसिडिक और कौन बेसिक, हम दोनों चीजों के लिए तैयार है भैया। मेरा लॉजिक सुन लोगे, कभी गलत नहीं होगे, ध्यान से देखना भैया। जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। कैसी ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट तक निकालना सिखाऊंगा बाबू, अभी अभी क्वेश्चन आने दो, सब चीज सीखोगे। तो सिंपल सी बात, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम वो हमेशा कौन सी ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा भैया। हाँ, अगर किसी का ऑक्सीडेशन 3 कंपाउंड दिए हैं और किसी का आया +2 है ना, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है और एक कंपाउंड सी है। इसका ऑक्सीडेशन +2 आया, इसका +7 आया, इसका +1 आया बाबू। अब मेरे को बताओ है ना, कौन एसिडिक और कौन बेसिक। तो सबसे सिंपल बात है ना, सबसे ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही क्या बन जाएगी, एसिडिक इन नेचर बन जाएगी। बाकी को आप बेसिक भी लिख सकते हो, वरना एक और टर्मिनोलॉजी आती है एम्फोटेरिक की। कौन सी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती है जो एसिडिक और बेसिक के बीच में आती है। अभी आपको 3 ही कंपाउंड्स दिए हैं, तो आप क्या बोलो, सबसे ज्यादा वाले जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया उसको क्या बोल दो भैया, एसिडिक। जिसका सबसे कम आया वो क्या होगी, बेसिक। और जिसका बीच में आया वो क्या हो जाएगी, एम्फोटेरिक। AMPHOTERIC भैया। तो क्या चीज हमने सीखा, किसका कॉन्सेप्ट, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा एसिडिक, वरना क्या बेसिक। एक बार जल्दी से स्नैप लो, वो फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी। आओ भाई, तो मैं दिखाते रहूंगा, कराते रहूंगा, ध्यान से देखेंगे। हाँ, सब हो जाएंगे। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लेक्चर में हमने कर लिया था, कर लिया था, सबको याद है। 1 मिनट, लाल खून निकालने दो भैया, कर लिया था, मजा आ गया। अरे दूसरा असर्शन रीजन, कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर नॉन ट्रांजिशन होता है क्या, नहीं नहीं, कॉपर तो क्या होता है, ट्रांजिशन। हाँ, पहला लेक्चर। ZnCd एंड Hg आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, रिगार्ड नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनमें पूरे फिल होते हैं। ये भी कर लिया था हमने, पिछले लेक्चर देखेंगे। हाँ भैया, जो नया है पक्का पक्का देखेगा। Zn ये भी हो गया था, ट्रांजिशन मेटल हो गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही तो होता है भैया हमारे पास जो वेरिएबल नहीं दिखाता, कौन, स्कैंडियम। स्कैंडियम का ही फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना, +3। मजा आ गया सर। Out of Fe3 positive, Sc3 positive, Cr3 positive and CO3 positive ion, which one is colorless in aqueous solution। अरे आज तो हमने कलर का फंडा पढ़ा है भैया। कलर 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 आ गया, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा, वरना कोई भी कलर नहीं दिखाएगा। ऐसा ही तो लॉजिक था सर हमारा। जिसके पास क्या होगा भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वही कलर दिखा सकता है। देख लेते हैं ना सर। आइए, पहला क्या है, Fe, यहाँ पे नहीं दिख रहा, Fe3 पॉजिटिव में देखते हैं। सबसे पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, अगर आप बहुत ज्यादा क्या हो, नूब हो अभी, तो भैया प्यार से लिखो, है ना। अल्ट्रा मैक्स प्रो बना के हम भेजेंगे। 18 आर्गन, 18 आर्गन, 4s2 3d6। होता है नहीं होता है, होता है सर, पक्का पक्का होता है, हमको पता है ना। अब कितने निकालने हैं, 3 पॉजिटिव। तो पहले एस में 0 कर दो, एस में 0 कर दिए। डी में से 1 निकाला, डी में कितने हो जाएंगे, 6 की जगह 5। 3 इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली हम निकाल चुके हैं। अब कितना है बाबू, 5 आए, तो 5 के लिए बना डालो, डी ऑर्बिटल बना देते हैं। 5 ऑर्बिटल का होता है, 5 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। क्या अनपेयर्ड नहीं है, अरे पांचों के पांचों अनपेयर्ड है, इसमें पेयर ही कहाँ बन रहे हैं। तो ये सब, ये तो भैया Fe3 पॉजिटिव में तो कलर होगा होगा भैया, है ना। इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हाँ, अगला, अगर मैं बात करूं Sc3 पॉजिटिव की, Sc3 पॉजिटिव, वैसे तो आपने अभी एग्जांपल किया था, पर कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, है ना। 18 आर्गन, कितना, 4s2 3d1 होता है ना। आपको कितने निकालने हैं बार, 3 पर, पहले किससे निकलेगा, 4s से। तो 4s कितना हो जाएगा,
0 और 3d कितना हो जाएगा 0, है ना। तो भैया इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड। तुमको बाकी के दो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसी में मिल गया कि भैया इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है। जिसके पास अनपेयर्ड होता है वही कलर दिखाता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो कलर नहीं दिखाता। क्वेश्चन पढ़ो, आउट ऑफ इतना 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 आयंस द वन विच इज कलरलेस बोला है, जिसके पास कलर नहीं है। कलर किसके पास नहीं होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्कैंडियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्कैंडियम हो जाएगा। कहानी समझ आई पक्का। और भैया अगला देखते हैं, क्यूपरस सॉल्ट्स आर डायामैग्नेटिक। यार दादा क्यूपरस क्या होता होगा, क्यूपरस क्या होता होगा, क्यूपरस क्या होता होगा, तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर क्यूपरस का मतलब होता है Cu पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं क्यूपरस। हाँ कुछ और भी आ सकता है, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक होता है Cu2 पॉजिटिव, इसको हम बोल देते हैं क्या, क्यूप्रिक। इसको हम बोल देते हैं सर क्या, क्यूप्रिक। अगर मैं क्यूपरस बोले तो Cu पॉजिटिव को क्यूपरस बोलते हैं, तो Cu पॉजिटिव ही हमसे पूछा था अभी, तो भैया बढ़िया करके देखते हैं क्या बोला है। क्यूपरस सॉल्ट्स आर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक पता है ना, अभी हमने पढ़ा है पक्का पक्का। ये देखो छोटे छोटे नोट्स हैं, दो दो लाइन में सब सीख जा रहे हैं हम लोग, तो इतना तो लिख सकते हैं यहाँ से, बढ़िया करके लिखेंगे, मजा आ जाएगा। वो ध्यान से देखते हैं। आओ क्यूपरस सॉल्ट बोला था तो क्यूपरस Cu पॉजिटिव बना दिया भैया, बढ़िया करके इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हर चीज का जवाब कॉन्फ़िगरेशन से ले, लेक्चर के पहले में ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। 18 आर्गन, 4s1 और सर 3d10 होता है, पर मेरे से पॉजिटिव कहा है तो पहले किससे निकालूं, s से, तो कितना हो जाएगा 4s0 3d10। क्या सारे के सारे तुम्हें d10 नहीं दिख रहा है, d10 मतलब सारे क्या है, पेयर्ड हैं, और अगर पेयर्ड होते हैं तो कौन सा नेचर आता है, डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होते थे तो कौन सा आता था, पैरामैग्नेटिक। तो अगर मैं बात करूं असर्शन की, क्यूपरस सॉल्ट्स आर डायामैग्नेटिक, हाँ सर बिल्कुल डायामैग्नेटिक आ रहे थे, तो सारे के सारे पेयर्ड है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं, क्यूपरस आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल। अरे हाँ बिल्कुल पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, देखो है या नहीं है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपका असर्शन रीजन तक गलत नहीं होगा सर कभी। तो बात करते हैं क्या चीज, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी के भरोसे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको सब चीज आता होगा। बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। हमने परसों वाले लेक्चर में वो क्वेश्चन किया है ना, आप उसको देखेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा। अरे वाह, अगला ही क्वेश्चन मिल गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट मेटल। सॉफ्टेस्ट मेटल, आप सबको पता है ये किसी बच्चे की किताब है, तो इसमें थोड़े आंसर्स मेरे ख्याल से पहले से टिक लगे हैं, वेरी सॉरी, पर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है तो हमारे टफ नहीं है। आपको पता है सॉफ्ट मेटल कौन होते हैं, जो पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। तो तब भी दिखा देता हूँ, जो भूल गया है उसके लिए, सॉफ्ट मेटल क्या होते हैं, जिनमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट मेटल। ZnHgCd को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मेटल कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हाँ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट मेटल, तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कौन होगा सॉफ्ट, Zn होगा, क्योंकि Zn Hg और Cd के अलावा कोई भी सॉफ्ट मेटल नहीं होते, इनमें बॉन्डिंग ही बहुत कम होती है, क्योंकि पूरे के पूरे भरे हुए होते हैं भैया। हाँ अगला, आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। भैया ये क्वेश्चन परसों के लेक्चर में देखना है, बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करा है हमने, पक्का पक्का ये भी हो चुका था सर, है ना। बात करते हैं किसकी, अगले की, फ्रॉम द एलिमेंट्स 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट्स होता है मैक्सिमम नंबर है, यार इसका मैग्नीज है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है, मैग्नीज हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोलो, +7। मजा आ गया। अगला, ट्रांजिशन मेटल आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अरे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्वेश्चन, आओ फटाफट रिवीजन करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। कहां है भैया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में जो गैप्स है उनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ऐसी चीजों का फिट हो जाना क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा कंडक्टिव होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। हाँ बस एक इंपॉर्टेंट बात भी याद रखनी है कि ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते थे यार, केमिकली नॉन रिएक्टिव। आओ भैया क्वेश्चन को फोड़ देते हैं जल्दी। Transition metal are known to make interstitial compound. Formation of interstitial compound make the transition metal, बताओ, more hard, more soft, more ductile, more metallic। सर हमने पढ़ा है क्या, interstitial compounds क्या बना देते हैं, चीज को ज्यादा हार्ड बना देते हैं। असर्शन एंड रीजन, हाँ ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है बाबू, अभी नहीं पढ़ा, अगले लेक्चर में आपको एटॉमिक रेडियाइज
है ना, मेटेलिक रेडियाइज, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनके बारे में ही जानना है। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, मतलब हम सीरीज वाइज पैटर्न में क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं भैया, है ना, ठीक है। क्या लिखा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एनेबल देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। अरे यार, कैटलिस्ट का क्वेश्चन अभी करा था, क्या करा था, कैटलिस्ट वो होगा जिसका क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही क्या होगा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। जल्दी बताओ यार, आंख भी नहीं देखूंगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट, क्या होगा आंसर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आंसर दिख रहा है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पढ़ा है अभी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये तो खुद बताओ कमेंट में जल्दी, इसका आंसर भी लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे। जब इस क्वेश्चन में पहुंचेंगे कमेंट में मेरे को आंसर दिखने चाहिए भैया, तभी लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। जल्दी से बात करते हैं, जल्दी। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज, पहला, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर वेरी हार्ड, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बात तो सही है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेटेलिक कंडक्टिविटी भी अच्छी थी, ज्यादा थी। दे आर वेरी हार्ड, अरे हाँ हार्ड भी होते थे भैया, तो गलत क्या है, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होते थे। क्या लिखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं। लिखा है इसने, क्या होते हैं, नहीं होते भैया। अगला देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय, मैक्सिमम कौन दिखाता है यार, Mn दिखाता है, मैंगनीज हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, 19वां पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, असर्शन रीजन दुनिया की सबसे आसान चीज है, अगर आपने डाटा पढ़ा है तो। और भैया हम पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा डाटा, फिर तुमको असर्शन रीजन भी बिल्कुल रद्दी लगेंगे, रद्दी। ध्यान से देखना, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अरे एक बार मेल्टिंग पॉइंट रिवाइज कर ही लेते हैं दादा, जल्दी से। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया मेल्टिंग पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होते हैं तो उसके मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते थे, अच्छे होते थे। डी ब्लॉक के मेटेलिक बॉन्ड्स अच्छे होते हैं, मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या चीज, मेटेलिक बॉन्ड्स भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, मतलब इसके बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भैया डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। डी ब्लॉक हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट भैया, है ना। तो ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, अरे नहीं, अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है ना भैया अभी थ्योरी में। तो भैया क्या चीज, ट्रांजिशन मेटल हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, नहीं, इनकम्प्लीटली होना चाहिए था, तो रीजन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही भैया, सी सही कर दोगे। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ओहो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्यों, ट्रांजिशन मेटल्स का अभी तो पढ़ा भैया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाँ, सीरीज में अगर आपको जज करने के लिए कोई बोल देगा कि इन दोनों में से बताओ किसका ज्यादा किसका कम, तो जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बात करते हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। ले देखे, अगर आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, क्योंकि आपको जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पता है, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ भैया। कल हमने क्वेश्चन किया था, याद करो, इसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, डी में n-1 इलेक्ट्रॉन है ना, और s में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो वो इनकी ही बात करना चाह रहा है, और लैंग्वेज बस उसने थोड़ी सी टिपिकल बना दी है कि आप लोग थोड़ा सा तो कंफ्यूज होंगे, है ना। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन, है ना, बोले तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, है ना, उतना ही अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी। क्या गलत बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतनी अच्छी क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है। तो भैया रीजन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। असर्शन तो गलत है बट रीजन क्या है, करेक्ट है भैया। आपने डाटा पढ़ा है, आप कभी गलत नहीं होंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखो कितना फटाफट अच्छी से क्वेश्चन लग रहे हैं। हाँ बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ वाली चीज अगर नहीं दिख रही होगी तो। आउट ऑफ जिंक एंड टिन whose coating is better to क्या लिखा है पता नहीं, चलिए ये वाला क्वेश्चन बाद में या अगली वीडियो में। टू प्रोटेक्ट आई थिंक कर ही लेते हैं। आउट ऑफ जिंक एंड टिन whose coating is better to protect iron object, आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी कोटिंग लगानी पड़ेगी। अब मेरे को एक बात बताओ,
ये आयरन का मेटल है, इसमें एक ही चीज होगी रिएक्टिव, क्या, रस्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी, इसमें रस्टिंग की, है ना, मतलब इसके छोटे 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 से छेद होंगे, उनमें एयर और मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा और भैया इसकी क्या होने लग जाएगी, रस्टिंग होने लग जाएगी। तो रस्टिंग से बचेंगे कैसे, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों गैल्वेनाइजेशन। क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम इसके ऊपर जिंक मेटल कोट कर देंगे। क्या कोट कर देंगे, जिंक मेटल। जिंक मेटल की कोटिंग से हमारा आयरन बच जाएगा, है ना। पर हुआ कैसे, लॉजिक भी तो दो, जल्दी भी पढ़ रहे हैं तो लॉजिक नहीं दोगे क्या, बिल्कुल देंगे। क्या मतलब लॉजिक नहीं मिलेंगे, हर लॉजिक मिलेगा। तो बात करते हैं क्या चीज, जिंक और टिन की। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन, जिंक। तो होगा क्या, अंदर आयरन है, बाहर जिंक लगा हुआ है, तो जैसे ही एयर या मॉइस्चर आएगा पहले किससे रिएक्ट करेगा, जिंक से। तो वो किसको बचा देगा, आयरन के ऑब्जेक्ट को बचा देगा और खुद क्या हो जाएगा, कोरोड होने लग जाएगा। इसलिए जिंक को लगाया जाता है किसके ऊपर, हमेशा किसको यूज किया जाता है, जिंक को यूज करते हैं आयरन की कोटिंग के लिए। एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अगर आपको इसका वन वर्ड में भी आंसर, 1 मार्क्स में आंसर लिखना है तो आप अच्छे से लिखिए इसको। आप लिखना जिंक इज कोटेड ओवर आयरन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड जिंक विल गेट कोरोड एंड आयरन विल गेट सेफ। छोटा आंसर, अच्छा आंसर, मजेदार आंसर, मार्क्स लाने वाला आंसर भैया। बात करते हैं अगला। कॉपर फर्स्ट कंपाउंड आर व्हाइट वेयर एज कॉपर सेकंड कंपाउंड आर कलर्ड। मैं क्वेश्चन दोबारा बोल दे रहा हूं, कॉपर फर्स्ट कंपाउंड आर व्हाइट, है ना, व्हाइल कॉपर सेकंड कंपाउंड आर कलर्ड। और थोड़ी सी जगह मांगूंगा मैं तुमसे और पूरा आंसर तुम्हें आ जाएगा। कॉपर फर्स्ट का मतलब है कॉपर प्लस 1 कॉपर सेकंड का मतलब है कॉपर 2+, है ना। ये बोल रहा है कि ये व्हाइट होता है और ये कलर्ड होता है। अब अभी हमने कलर का लॉजिक पढ़ा था, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कलर आएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें कलर नहीं आएगा। कलर ना आने का मतलब क्या होता है सर, कि पूरा पानी जैसा दिखेगा, नहीं नहीं नहीं। या तो मेटल में जो कलर नहीं होता है जिनमें, उनमें व्हाइट कलर आता है या फिर उनमें ग्रे कलर आता है, तो उनको नॉट कलर्ड कह देते हैं। बात अगर मैं करूं कॉपर पॉजिटिव की, क्योंकि अब आप कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा ही होगा, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं 18 आर्गन 4s0 3d 10। और यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 18 आर्गन 4s0 और ये 3d9 हो जाएगा। अगर बच्चों में देखूं तो यहाँ देखो डी पूरा भरा है, और डी पूरा भरा है मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पर अगर मैं यहाँ 3d9 में देखूं तो 1 2 3 4 5 यहाँ बना देते हैं, भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया मुझे, कितना अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, और एक भी अनपेयर्ड होगा तो भैया कलर आएगा। कलर इज ड्यू टू कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोलोगे आंसर में, आप बोलोगे कॉपर पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है और उस पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वेयर एज कॉपर 2 हैज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 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 एंड इट हैव, ये दिखा भी देना कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे लिख देना, है ना, इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या होता है, कलर होता है। साफ साफ लिख देना तो या पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, है ना, ठीक है। ये मेरा हमको कल पढ़ाना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड KMnO4 और K2Cr2O7 कैसे कैसे करते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, मेरे को सॉरी नंबर नहीं दिख रहा है, नीचे पे लिखा है वैसे तो, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, सॉरी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो अगर मैं बात करूं, ये वैसे आप लोग कर चुके हो, है ना, तब भी हम कर दे रहे हैं। कॉपर 2 कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, सबसे पहले नंबर गिनो, स्कैंडियम टाइटेनियम इरिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 27 में आता है सर, है ना। 27 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले, हर चीज में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ही लिखेंगे और आपका काम बन जाएगा। तभी सबसे पहले लेक्चर में मैंने कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाया था भैया। 18 आर्गन 4s2 3d7, है ना। अब कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, पहले किससे निकलेंगे, इससे। तो 4s में कितने हो गए 0, d में कितने बचे 7, तो 7 बना देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भैया।
कितने अनपेयर्ड बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बच गए हैं, बचे हैं या नहीं बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्वेश्चन ही हो गया भैया, क्वेश्चन 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 मिल गया है ना। हमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट निकालना है। और आपको पता है हमने पहले लेक्चर में बात करी है, कुछ भी आए मैग्नेटिक मूवमेंट ही निकलता है। तो भैया क्या चीज, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन, एन प्लस 2, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 भैया, 3, 3 प्लस 2 5, कितना आ गया, अंडर रूट 15। और तुमने अभी अभी इसका सॉल्व किया था पिछले वाले लेक्चर में, इसका आंसर आएगा 3.87। जिसको इसकी भी ट्रिक दोबारा सीखनी है वो पहला लेक्चर भी देख सकता है। अगर नहीं देखना चाह रहे हैं तो कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में मैं फिर रिपीट कर दूंगा इस चीज को। भैया बात करते हैं भैया, कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग गैसेस। छी यार, छी मतलब इतना सरल क्वेश्चन, Ti3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव में बस क्या बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से। आओ पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेते हैं, इसी को खत्म करें भैया, इसका भी बहुत हो गया। तो आओ भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसमें, एक Ti3 पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, Cr3 पॉजिटिव। तो अगर मैं देखूं Ti का नंबर इसमें खुद से दिया है, देखो 22 और 24, तो इसका 22, इसका भैया 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हम माहिर हैं। 18 आर्गन भाड़ में जाए, सीधे लिखता हूँ 4s2 और 3d2, है ना। 3 निकालने हैं, 3 किससे निकालूंगा, पहले एस से, तो इसमें हो गए 0, डी से 1 निकलेगा क्योंकि 2 इससे निकल चुके हैं, टोटल 3 निकालने हैं, तो भैया कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं क्रोमियम का देखूं तो क्या होता है, 4s1 3d5, इससे कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो 4s में 0, 1 निकाल दिया भैया, कितने और निकालने हैं, 2, तो इससे 5 में से 2 निकलेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कहानी समझ गए पक्का। पर एक चीज पूछी है, विच वन ऑफ देम इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाइन। तो अगर मैं तुम्हें स्टेबिलिटी का लॉजिक दूं, कौन स्टेबल होगा, कौन स्टेबल होगा, है ना। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, है ना। दो प्रेमियों की, दो लोग थे, वो बहुत प्यार करते थे, है ना भैया। उनके बीच में एक लड़का आया, उसने फूट डालने की कोशिश करी, है ना। अलग ही नहीं हुए, है ना। अलग नहीं हुए मतलब कि भैया उनके बीच में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। यहाँ अच्छी बॉन्डिंग कब होती है सर, अच्छी बॉन्डिंग तब होगी जब मेटल्स के पास कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी। और अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो कोई भी तुम में से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, है ना। तो अब अगर मेरे को लॉजिक देना है स्टेबिलिटी का, तो मैं लूंगा मोर स्टेबल वो होगा जिसके बॉन्ड्स अच्छे होंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी भैया। और बॉन्डिंग अच्छी किसकी होगी, जल्दी बताओ ना सर, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अच्छे होंगे। बोले तो ज्यादा क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें स्टेबिलिटी का लॉजिक दूं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिनकी बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा अच्छी, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फूंक मार के उनके बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाएगा। तो भैया बहुत सिंपल सी बात, हमेशा याद रख बेटा, हमेशा हमेशा याद रखना, स्टेबल वही ज्यादा होगा जिसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। और बॉन्डिंग किसकी अच्छी होती है डी ब्लॉक में, जिसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमसे पूछा था Ti3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Cr3 पॉजिटिव के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें कितने, 3 अनपेयर्ड है। अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, मुझे बताओ, कितने, किसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cr3 पॉजिटिव के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो मतलब क्या निकला, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग। एक अनपेयर्ड अच्छी बॉन्डिंग करेगा या 3 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड वाला अच्छी बॉन्डिंग करेगा। और अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी तो भैया मेटल बॉन्ड अच्छा बनेगा, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी लाना भी उतना ही मुश्किल होगा। कौन ज्यादा स्टेबल, Cr3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। छिच्छी यार, प्रीवियस ईयर है, 2 मिनट में आंसर दे दिया है भैया। क्या चीज, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Cr3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मजा आ गया सर। हाँ देखो, एक ऑक्साइड का क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें। Mn2O3 इज बेसिक, whereas
Mn2O7 इज एसिडिक। इसके लिए तो नया पन्ना खोलना ही पड़ेगा, पर मैं पहले तुम्हें ऑक्साइड्स रिवाइज भी करा देता हूँ। भैया बात करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आता है वो एसिडिक, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम आता है वो बेसिक होती है। सर सबको याद है लॉजिक पक्का? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो एसिडिक, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम वो बेसिक। Mn2O3 और Mn2O7 कंपाउंड है। Mn2O3 और Mn2O7 भैया कंपाउंड है। जल्दी देखेंगे यहाँ से, बात करते हैं। Mn2O3 दूसरा क्या था? जल्दी बच्चों जल्दी बताओ तो। Mn2O7 बात करते हैं। जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन निकालना होता है उसको हमेशा x मानते हैं। हमेशा क्या मान लो? x। Mn का निकालना है, Mn को x, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का ही निकाला जाता है, तो Mn को x मान लिया। अब ये Mn कितने हैं? 2, तो 2x हो गया। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। सर कितना होता है? -2। तो -2 इंटू कितने हैं? 3 है, तो भैया इंटू 3 इक्वल्स टू, आप 0 लगाना। वैसे अगर इसके ऊपर पे कोई चार्ज होता, जैसे -1 होता, तो इक्वल्स टू में -1 आता। अगर यहाँ पे +2 होता तो इक्वल्स टू के आगे +2 आता। अभी कुछ भी नहीं था तो कितना आएगा? 0। अगर 2x बराबर -2 इंटू 3 -6 बनेगा, उधर जाएगा तो +6 बन जाएगा। x बराबर +3 आया। दूसरा सबूत है भैया, 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 7 है बराबर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0। 2x -7 इंटू 2 14 बराबर +14 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा निकला? इसका ऑक्सीडेशन +7 आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन +3 आ रहा है। मतलब ये बेसिक होनी चाहिए और ये हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसा ही हो भी रहा था। ध्यान से देखते हैं, बोला भी था देखो, Mn2O7 इज एसिडिक, Mn2O3 इज बेसिक। तो आप अगर इसका आंसर लिखना चाहो तो आप क्या करना, सबसे पहले तो अगर तुमको कम लिखने की आदत है और तुम्हारी राइटिंग गंदी है